नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो आज लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद अविनाश हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में हम लेकर आए हैं आपके लिए सबसे खास कार्यक्रम। आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ की 11 सीटें और मध्य प्रदेश की 29 सीटों का पूरा अपडेट, पूरा विश्लेषण सिर्फ 40 मिनट में। तो आइए शुरू करते हैं 40 का रण, 40 सीटों का विश्लेषण। तो अविनाश, कहा जाता है कि जब युद्ध होता है तो पूरी सेना युद्ध के मैदान में होती है, लेकिन युद्ध की दशा और दिशा सेनापति ही तय करता है। बिल्कुल, एक तरफ जहां राममय माहौल में चुनाव हो रहा है, बीजेपी हर सीट पर पीएम मोदी के चेहरे पर हुंकार भर रही है, तो कांग्रेस हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव की सीट पर कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनावी मैदान में उतारकर राजनांदगांव के दंगल को दिलचस्प बना दिया। तो आइए आपको दिखाते हैं राजनांदगांव का सियासी समीकरण क्या कह रहा है। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव लोकसभा सीट इस बार काफी हैवीवेट सीट बनी हुई है। यह सीट 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। यहां 2019 में भारतीय जनता पार्टी के संतोष पांडे जीते। बीजेपी के संतोष पांडे ने कांग्रेस के भोलाराम साहू को 1,11,967 वोटों से हराया था। 2024 में भी बीजेपी ने संतोष पांडे को ही इस सीट से मैदान में उतारा। उधर कांग्रेस ने इस सीट पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उम्मीदवार बनाया। 2009 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। राजनांदगांव लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। विधानसभा के हिसाब से देखें तो कांग्रेस के विधायक हैं और 3 पर बीजेपी के विधायक हैं। राजनांदगांव लोकसभा सीट पर करीब 16,88,647 वोटर्स हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां 74% मतदान हुआ था। बता दें कि राजनांदगांव जिला पहले दुर्ग जिले का हिस्सा हुआ करता था। 26 जनवरी 1973 को अलग होकर राजनांदगांव जिला अस्तित्व में आया था। 1957 में इस सीट पर पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ। तब से लेकर 1971 तक यह सीट कांग्रेस का गढ़ रहा। इसके बाद 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार ने यहां से जीत दर्ज की। इसके बाद कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की जीत होती रही। तो ये सीट कितनी हाई प्रोफाइल आकांक्षा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जैसे ही भूपेश बघेल के नाम का ऐलान हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ चुनावी मैदान में बल्कि सोशल मीडिया पर भी उसका जिक्र करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, सोशल मीडिया में भी ये जंग लड़ रहे हैं और लड़े भी क्यों ना, क्योंकि आखिर साख का सवाल है। याद ही होगा बीते दिनों कैसे दोनों दिग्गजों के बीच एक्स यानी कि सोशल मीडिया पर वार हुआ था, किस तरह से दूसरे पर प्रहार कर रहे थे और कुछ इसी तरह का प्रहार अब हम देखेंगे जब तक मतदान ना हो जाए। तो बस राजनांदगांव ही नहीं है अविनाश, रायपुर की छत्तीसगढ़ सीट भी बहुत ज्यादा दिलचस्प है। छत्तीसगढ़ की सबसे दिलचस्प सीट्स में से एक है। राजनांदगांव में जहां सांसद वर्सेस एक्स सीएम है, तो वहीं रायपुर में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अजय योद्धा बृजमोहन अग्रवाल हैं। और उन्हें चुनौती कौन दे रहा है? युवा नेता कांग्रेस के विकास उपाध्याय। देखें एक रिपोर्ट के जरिए। छत्तीसगढ़ की रायपुर लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। सुनील कुमार सोनी बीजेपी के टिकट पर 2019 में यहां से सांसद चुने गए। वहीं 2024 में बीजेपी ने बृजमोहन अग्रवाल को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। उधर कांग्रेस ने इस सीट पर विकास उपाध्याय को टिकट दिया है। इन सीटों में बलौदाबाजार, भाटापारा, धरसींवा, रायपुर ग्रामीण, रायपुर शहर पश्चिम, रायपुर शहर उत्तर और रायपुर शहर दक्षिण के अलावा आरंग और अभनपुर शामिल हैं। रायपुर लोकसभा सीट पर करीब 20,46,014 वोटर्स हैं। इनमें से 10,39,867 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 10,05,871 महिला वोटर्स हैं। 1996 से लेकर 2019 तक की सीट पर बीजेपी जीतती आई है। इस सीट पर सबसे ज्यादा बार सांसद रमेश बैस रहे। बैस 1996 से 2014 तक लगातार सांसद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो रायपुर की सीट जिसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी माना जाता है, सियासी समीकरण आपने देखा, तारीखों का ऐलान हो चुका है। बृजमोहन अग्रवाल क्या कह रहे हैं, सुने आप। बीजेपी पा रही है 400 पार। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बहुमत के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे।
छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हम जीत कर आएंगे। मैं किसी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ूंगा। मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि जनता यहाँ पर नया रिकॉर्ड बनाए, जैसे विधानसभा में बनाया है वैसे ही लोकसभा में भी बनाए। तो कितना दिलचस्प बात इन्होंने कही कि मैं रिकॉर्ड नहीं तोड़ूंगा, लेकिन विधानसभा में जैसे रिकॉर्ड बनाता आया हूं शायद लोकसभा चुनाव में भी रिकॉर्ड बनाएंगे। चलिए देखते हैं, 4 जून को साफ हो ही जाएगा। तो राजनांदगांव और रायपुर का दुर्ग किसका होगा, इंतजार करना होगा सिर्फ 4 जून का। वैसे दुर्ग का किला कौन फतेह करेगा वो भी इस बार काफी दिलचस्प होने जा रहा है। इस बार मैदान में 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर आने वाले जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं विजय बघेल हैं और उनके सामने हैं भूपेश बघेल के करीबी राजेंद्र साहू। बिल्कुल, तो आइए अब आपको दिखाते हैं दुर्ग का सियासी समीकरण। शिवनाथ नदी के आंचल में बसा दुर्ग संसदीय क्षेत्र औद्योगिक विकास, सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। दुर्ग के भिलाई में एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट स्थापित है। 2019 में लोकसभा चुनाव में 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीतकर आने वाले भाजपा के प्रत्याशी विजय बघेल का मुकाबला इस बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी राजेंद्र साहू से है। यहाँ के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो अविभाजित मध्य प्रदेश के वक्त साल 1982-83 में दुर्ग जिले के मोतीलाल बोरा मुख्यमंत्री बने। बात अगर दुर्ग लोकसभा सीट की करें तो दुर्ग और बेमेतरा जिले की कुल 9 विधानसभा सीटें इसमें शामिल हैं। इनमें पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, भिलाई नगर, वैशाली नगर, अहिवारा, साजा, बेमेतरा और नवागढ़ विधानसभा शामिल है। 9 विधानसभा से बनी दुर्ग लोकसभा ने अब तक 17 सांसद दिए हैं, जिसमें से कांग्रेस को 9 बार और भाजपा को 6 बार मौका मिला। तो दुर्ग लोकसभा में सबसे ज्यादा 53% साहू और कुर्मी वोटर्स हैं। दुर्ग जिले के पाटन और आसपास की विधानसभा में कुर्मी वोटर्स की संख्या ज्यादा है, तो बेमेतरा के तीनों विधानसभा में साहू वोटर्स ज्यादा हैं। तो दुर्ग विधानसभा जब चुनाव हो रहे थे और दुर्ग के संभाग की जो मोस्टली सीटें थी वो कांग्रेस जब हार गई थी तब भी कई सवाल उठे थे। देखना होगा कि इस सीट पर कांग्रेस कितनी वापसी कर पाती है। चलिए और अब बात कर लेते हैं कोरबा की। तो कोरबा लोकसभा सीट अविनाश बदलाव के लिए जानी जाती है। कोई भी लगातार 2 बार नहीं जीता है। जितनी बार चुनाव उतनी बार अलग अलग पार्टी और अलग अलग उम्मीदवार की जीत हुई है। बिल्कुल, एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि कोरबा में क्या है सियासी समीकरण। नए परिसीमन के बाद 2008 में कोरबा लोकसभा सीट अस्तित्व में आई और यहां पहला चुनाव 2009 में हुआ। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत 2009 में चुनाव जीते। 2014 में बंशीलाल महतो ने चरणदास महंत को शिकस्त दी। चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत 2019 में सांसद बनी। इस बार इस सीट से बीजेपी और कांग्रेस की 2 वरिष्ठ महिला नेताओं के बीच मुकाबला है। 3 जिलों की 8 विधानसभा को मिलाकर बनी कोरबा लोकसभा सीट प्रदेश में कांग्रेस की सबसे बड़ी उम्मीद रही है। बीजेपी ने सरोज पांडे को यहां उतारकर मुकाबले को सांसद बनाम सांसद बना दिया है। पावर हाउस और कोयला खदान के केंद्र कोरबा की हाई प्रोफाइल सीट का रिपोर्ट कार्ड बेहद लो रहा है। विस्थापित लोगों को मुआवजे, नौकरी, पुनर्वास का मुद्दा बड़ा है। जल स्तर और पानी का संकट है। क्षेत्र में मानव और हाथी का संघर्ष भी बड़ा मुद्दा है। बीजेपी जहां इस सीट पर हर बार बदलाव के इतिहास के सहारे जीत के दावे कर रही है, वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि महंत परिवार का दबदबा पुरानी परिपाटी पर भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो आपने छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीटों का ब्यौरा देखा और अब बारी मध्य प्रदेश की है। कौन सी वो हाई प्रोफाइल सीटें हैं उनका सिलसिलेवार तरीके से अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। विदिशा एक बड़ी हाई प्रोफाइल सीट, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, ये सब जो दिग्गज नेता है इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। आकांक्षा, और इस बार इस सीट में कौन से दिग्गज नेता हैं? वो है पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। जी हां, वो लोकसभा चुनाव में मैदान में है। देखिए कितना दिलचस्प है विदिशा का सियासी समीकरण। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। चौहान विदिशा सीट से ही 5 बार सांसद रह चुके हैं। विदिशा मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। 1967 में देश के लिए हो रहे चौथे लोकसभा निर्वाचन के दौरान ये संसदीय क्षेत्र अस्तित्व में आया। शांति का नोबेल जीतने वाले कैलाश सत्यार्थी इसी क्षेत्र में जन्मे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1991 के संसदीय चुनाव में विदिशा निर्वाचन क्षेत्र जीता था, लेकिन उन्होंने लखनऊ सीट बरकरार रखने का फैसला करते हुए सीट छोड़ दी। वरिष्ठ भाजपा नेता सुषमा स्वराज ने 2014 और 2019 में 2 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। 1989 से लगातार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। विदिशा लोकसभा सीट की बात करें तो पिछली बार इस सीट पर रमाकांत यादव की जीत हुई थी
और वे 4 लाख से भी ज्यादा सीटों से चुनाव जीते थे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के नेता शैलेंद्र पटेल थे। यहाँ की 81.39% आबादी ग्रामीण और 18.61% आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है। विदिशा में 18.68% लोग अनुसूचित जाति के हैं और 5.84 अनुसूचित जनजाति के। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो कितना दिलचस्प आकांक्षा कि 1991 में जब चुनाव हो रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़ रहे थे, तो वहां के संगठन का काम शिवराज सिंह चौहान ने देखा था। और जब उस सीट को छोड़कर अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ गए थे, तब जब उपचुनाव हुए थे, तब शिवराज सिंह चौहान सांसद बने। तो एक बार फिर से वहीं पर विदिशा की सीट से शिवराज सिंह चौहान को मौका मिला। बाकी ये दिलचस्प है। और शिवराज सिंह चौहान ने आज चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद क्या कहा, अब वो सुनवाते हैं दर्शकों को। हमने जनता भी इंतजार कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में 370 पार बीजेपी जाए और 400 पार एनडीए जाए। अब तक का सबसे ऐतिहासिक विशाल विराट बहुमत मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, और मोदी जी फिर प्रधानमंत्री भारी बहुमत से बनेंगे, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से। तो बीजेपी के दिग्गजों का जिक्र हो और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? गुना लोकसभा सीट भले ही बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस अभी पत्ते नहीं खोल पाई है, लेकिन यहां का भी चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। तो आइए अब आपको समझाते हैं गुना का राजनीतिक समीकरण क्या कह रहा है। गुना सामान्य श्रेणी की सांसद सीट है। ये सीट 3 जिलों गुना, अशोकनगर और शिवपुरी की 8 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर बनी है। लेकिन 2019 में गुना ने अपनी ऐतिहासिक निष्ठा में बदलाव करते हुए सिंधिया की बजाय बीजेपी के केपी यादव पर भरोसा जताया और असर ये हुआ कि गुना के लोगों का सिंधिया परिवार के प्रति लंबे समय से चला आ रहा समर्थन खत्म हो गया। गुना में अब तक 9 बार कांग्रेस, 5 बार बीजेपी, 1 बार जनसंघ, 1 बार स्वतंत्र पार्टी चुनाव भले ही जीती हो, पर अब तक हुए 17 लोकसभा चुनावों में 13 बार जीत का परचम लहराने वाला कोई सिंधिया ही था। ये भी बता दें कि यहाँ अब तक हुए चुनावों में बीजेपी इस सीट पर तभी जीती जब विजया राजे सिंधिया खुद पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरी हैं। साल 2009 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा और 2014 में जयभान सिंह पवैया को हराया था। यह 16,75,724 मतदाता अपने अपने मुद्दों को लेकर अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो गुना वो सीट जहां से सिंधिया परिवार से चुनाव लड़ता रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया यहां से चुनाव लड़े और लगातार 3 बार सांसद रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन कितना दिलचस्प है कि वो हार गए थे पिछले बार केपी यादव से, और इस बार अब देखते हैं कि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी में कौन होते हैं। क्या वो केपी यादव होते हैं चौंकाते हुए सबको? चलिए अब छिंदवाड़ा का रुख करते हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट है। क्योंकि पोल भी ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को 28 सीट मिलेगी, तो क्या वो एक सीट यही है जो अटकने वाली है? सब ये जानना चाहते हैं अविनाश। रिपोर्ट के जरिए बताते हैं वहां का मौजूदा सियासी समीकरण आखिर है क्या। देश में आपातकाल के बाद का चुनाव हो या मोदी लहर, छिंदवाड़ा लोकसभा की जनता ने हमेशा कांग्रेस पर ही विश्वास जताया है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 44 साल में सिर्फ एक लोकसभा उपचुनाव को छोड़कर इस सीट पर कमलनाथ का ही बोलबाला रहा है। इस सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ 9 बार सांसद रहे। 1 बार कमलनाथ की पत्नी अलका नाथ भी सांसद रह चुकी हैं और वर्तमान में उनके पुत्र नकुल नाथ यहां से सांसद हैं। और कांग्रेस ने एक बार फिर से नकुल नाथ को ही इस बार मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा ने उनके सामने विवेक बंटी साहू को टिकट दिया है। छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से 3 सीटें आरक्षित हैं। वर्तमान में सभी 7 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। कुल 15 लाख से ज्यादा वोटर्स वाली इस सीट पर करीब 36% एसटी, 11% एससी और 4.7% मुस्लिम मतदाता हैं। इस बार भाजपा मोदी की गारंटी के दम पर इस सीट को भी जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं छिंदवाड़ा से कमलनाथ और नकुलनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो अविनाश, छिंदवाड़ा को लेकर के कांग्रेस कितनी श्योर है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नकुलनाथ ने बहुत पहले ही अपने प्रत्याशी होने का ऐलान कर दिया था और कमलनाथ भी ये कहते हैं कि भाई मैं छिंदवाड़ा छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो छिंदवाड़ा का गढ़ इस बार बाकी क्या कांग्रेस का कमलनाथ का गढ़ होगा? ये 4 जून को साफ हो ही जाएगा। इधर कांग्रेस का गढ़ छिंदवाड़ा माना जाता है,
तो ऐसे ही बीजेपी के लिए कुछ जो सीटें हैं जो सुरक्षित मानी जाती हैं, उनमें से एक है टीकमगढ़। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गठन के बाद से ही कांग्रेस को आज तक इस सीट पर जीत का स्वाद वो चखी नहीं। बिल्कुल, तो क्या इस बार टीकमगढ़ में कांग्रेस कमाल कर पाएगी? आइए देखते हैं। 2009 में परिसीमन के बाद खजुराहो से अलग होकर अस्तित्व में आई टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक यहां से तीसरी बार के सांसद हैं। उन्होंने कांग्रेस के किरण सिंह अहिरवार को हराया था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने युवा चेहरे पंकज अहिरवार को मैदान में उतारा है। हालांकि 20 साल यानी कि टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के गठन के बाद से कांग्रेस को आज तक इस सीट पर जीत नहीं मिली है। 2004 के चुनाव के बाद से ही यहाँ पर बाहरी प्रत्याशियों का कब्जा रहा। 2004 में जब ये खजुराहो संसदीय क्षेत्र का हिस्सा था, तब दमोह के रहने वाले रामकृष्ण कुसमरिया ने भाजपा को यहाँ जीत दिलाई। बीजेपी से वर्तमान सांसद डॉक्टर वीरेंद्र खटीक भी मूल रूप से सागर जिले से ही हैं। बात करें जाति समीकरण की, तो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित लोकसभा सीट में साफ है कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। ओबीसी मतदाताओं में यादव के अलावा लोधी और ब्राह्मण मतदाता भी अच्छी संख्या में है। यूपी की सीमा से लगे टीकमगढ़ से समाजवादी पार्टी को भी बड़ी उम्मीदें हैं। वहीं हर चुनाव में आर्थिक बदहाली, सिंचाई के संसाधनों का अभाव, बेरोजगारी और रोजगार के लिए पलायन मुख्य मुद्दा रहे हैं। तो टीकमगढ़ से आपको खजुराहो लिए चलते हैं, जहां पर बीजेपी के एक बड़े दिग्गज नेता नंद कुमार चौहान चुनाव लड़ा करते थे और बीजेपी के पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे भी इस चुनाव लड़ चुके हैं। देखिए रिपोर्ट क्या है। लोकसभा चुनाव 2024 में खजुराहो लोकसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि ये सीट इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी को दी है। खजुराहो लोकसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद 3 जिलों छतरपुर, पन्ना और कटनी की 8 विधानसभाओं को मिलाकर बनी है। खजुराहो लोकसभा सीट में पुरुष मतदाता 9,65,170 हैं, महिला मतदाता 8,66,641 और थर्ड जेंडर 26 है। इस तरह कुल मतदाता 18,31,837 हैं। खजुराहो लोकसभा सीट पर समय समय पर कांग्रेस और बीजेपी ने जीत हासिल की है। इस सीट ने देश की राजनीति को एक से एक बड़े चेहरे दिए, जिनमें कांग्रेस से विद्यावती चतुर्वेदी, सत्यव्रत चतुर्वेदी के अलावा भाजपा से उमा भारती और विष्णुदत्त शर्मा जैसे नाम शामिल हैं। फिलहाल बीजेपी ने यहां से मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा को प्रत्याशी घोषित किया है, लेकिन कांग्रेस और सपा का जोड़ उनकी राहों में मुश्किलें खड़ी कर रहा है। बात मुद्दों की करें तो बेरोजगारी के कारण पलायन पूरे बुंदेलखंड की तरह खजुराहो लोकसभा सीट की भी एक बड़ी समस्या है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो गठबंधन के तहत ये सीट तो समाजवादी पार्टी को मिली है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस पार्टी का कोई प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर वहां से चुनाव लड़ेगा? वीडी शर्मा क्या कह रहे हैं, सुने आप। को एक अच्छी सरकार जो देश के लिए, समाज के लिए, दुनिया के अंदर भारत को एक विकसित देश बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, इस दिशा में सबकी भूमिका बनेगी और मध्य प्रदेश में भी इस बार इतिहास बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान भी होगा और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने के संकल्प के साथ आज हम काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 29 की सीटें जीत करके इस बार मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनेगा। तो खजुराहो के बाद अब आपको लिए चलते हैं मंडला लोकसभा सीट का सियासी समीकरण भी बेहद दिलचस्प है। क्या कह रहा है, आइए दिखाते हैं। एसटी वर्ग के लिए आरक्षित मंडला लोकसभा क्षेत्र में मंडला, डिंडौरी, सिवनी और नरसिंहपुर जिलों की कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से सिर्फ केवलारी को छोड़कर बाकी 7 सीटें आरक्षित हैं। इनमें गोटेगांव एससी वर्ग के लिए और शहपुरा, डिंडौरी, बिछिया, निवास, मंडला और लखनादौन एसटी के लिए रिजर्व है। कुल 19,52,000 वोटर्स में से 52% आदिवासी हैं। करीब 8% एससी वोटर्स हैं। वर्तमान में 8 में से 5 विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, वहीं 3 सीट भाजपा के पास है। भाजपा ने इस सीट से वर्तमान सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को फिर से मैदान में उतारा है। फग्गन इस सीट से 6 बार सांसद रह चुके हैं। वहीं कांग्रेस ने इस सीट से डिंडौरी से 4 बार के विधायक ओमकार सिंह मरकाम को उतारा है। ये दोनों 2014 में भी आमने सामने रह चुके हैं, जहां फग्गन सिंह ने जीत दर्ज की थी। यहाँ हुए पिछले 7 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ एक बार 2009 में जीत मिली है। हालांकि भाजपा प्रत्याशी फग्गन सिंह हाल ही में निवास सीट से विधानसभा चुनाव हार गए थे। तो मध्य प्रदेश के बाद आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं और छत्तीसगढ़ की उत्तर
इलाके की सीटों के बारे में आपको बताएंगे। सरगुजा लोकसभा सीट आदिवासी बहुल इलाका क्या है और किसका वहां पर दबदबा है, देखें इस रिपोर्ट के जरिए। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सरगुजा सीट पर 1952 से शुरुआती 25 साल तक कांग्रेस का दबदबा रहा। 1977 में जनता पार्टी की लहर में पहली बार जनसंघ के लरंग साय ने कांग्रेस के विजय रथ को रोका। उसके बाद ये सीट कांग्रेस के हाथ से फिसलती चली गई। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद तो ये बीजेपी का अभेद किला बन गया। 2004 में बीजेपी के नंद कुमार साय, 2009 में मुरारी लाल सिंह, 2014 में कमल भान सिंह, 2019 में रेणुका सिंह को यहां से जीत मिली। सरगुजा के मतदाताओं ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बराबर मौका दिया, लेकिन खुद मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रहे। सरगुजा को आज भी बेहतर ट्रेन सेवा और एयर कनेक्टिविटी की तलाश है। दिल्ली जाने के लिए अंबिकापुर से सप्ताह में बस एक ट्रेन है। पड़ोसी राज्यों से जोड़ने के लिए ट्रेन सुविधा ना के बराबर है। एयर स्ट्रिप और एयरपोर्ट बनने के बाद भी हवाई सेवा शुरू नहीं हो पाई है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में सरगुजा की सभी 8 सीट पर जीत हासिल कर चुकी बीजेपी ने इस बार कांग्रेस छोड़कर आए चिंतामणि महाराज पर दांव लगाया है। और अब बात उस सीट की जहां बीते 25 साल से बीजेपी का कब्जा है। रायगढ़ लोकसभा सीट का सियासी समीकरण क्या कह रहा है, देखिए। 2 जिले और 8 विधानसभा को समेटे रायगढ़ लोकसभा सीट पिछले 25 साल से बीजेपी के पास है। 4 बार तो खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां से सांसद रहे हैं। 1962 में अस्तित्व में आई रायगढ़ सीट पर अब तक 15 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें से 6 बार कांग्रेस और 7 बार बीजेपी को जीत मिली है। 1 बार जनता पार्टी को सफलता मिली। 1962 के पहले चुनाव में यहां से राम राज्य परिषद जीती। 1999 में बीजेपी ने जो खूंटा गाड़ा वो छत्तीसगढ़ के गठन के बाद आज तक नहीं उखड़ा है। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां से 20 साल तक सांसद रहे हैं। इस हाई प्रोफाइल सीट के प्रतिनिधित्व के लिए इस बार बीजेपी ने एक बेहद लो प्रोफाइल नेता राधेश्याम राठिया को उम्मीदवार बनाया है। पंचायत से शुरुआत करने वाले राठिया अब पार्लियामेंट के लिए लड़ रहे हैं। सीएम की प्रतिष्ठा वाली इस सीट को बीजेपी से छीनने के लिए कांग्रेस पार्टी स्थानीय मुद्दे पर फोकस कर रही है। पार्टी ने बेरोजगारी और महंगाई पर केंद्र को घेरने की रणनीति बनाई। वादा खिलाफी को भी बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश है। 2 सीएम और राज परिवार के 5 सदस्य को संसद पहुंचाने वाली सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। तो बिलासपुर लोकसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस से प्रत्याशी तय होना बाकी है। देखें बिलासपुर सीट का सियासी समीकरण कहता क्या है। छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीटों में बिलासपुर लोकसभा सीट का नाम शुमार है। यहाँ का चुनावी इतिहास और सियासी समीकरण इस सीट को खास बनाता है। 1996 से इस लोकसभा सीट पर बीजेपी काबिज है। बिलासपुर और मुंगेली जिले में फैले इस लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 2 सीटें कोटा और मस्तूरी पर ही कांग्रेस काबिज है। वहीं बिलासपुर, बिल्हा, बेलतरा, तखतपुर, मुंगेली और लोरमी विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी काबिज हैं। इस सीट से सबसे ज्यादा 4 बार पुन्नूलाल मोहले सांसद रहे हैं। 2008 में परिसीमन के बाद ये सीट सामान्य हो गई। खास बात यह भी है कि 1996 से मुंगेली जिले से ही सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, चाहे वो भाजपा के पूर्व सांसद पुन्नूलाल मोहले हों, लखनलाल साहू हों या फिर अरुण साव। इस बार बीजेपी ने तोखन साहू को प्रत्याशी बनाया है, वो भी इसी क्षेत्र से आते हैं। 2009 में बीजेपी के दिलीप सिंह जुदेव और 2014 में डॉक्टर रेणु जोगी ने इस सीट को राष्ट्रीय फलक पर चर्चित बना दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और अब बात करेंगे ऋषि गालव की तपोभूमि ग्वालियर की, जो हाई प्रोफाइल सीट में शुमार है मध्य प्रदेश की। क्या कह रहा है इसका सियासी समीकरण, आइए देखते हैं। एमपी के 4 महानगरों में से एक ग्वालियर लोकसभा सीट बेहद अहम है। इसके अंतर्गत 8 विधानसभा आती हैं। इनमें ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर दक्षिण, भितरवार, डबरा और शिवपुरी जिले की 2 सीटें पोहरी और करेरा शामिल हैं। यहाँ की राजनीति भी सिंधिया घराने के इर्द गिर्द ही चलती है। बीजेपी ने इस बार 2 बार विधायक रहे और पूर्व मंत्री भारत सिंह कुशवाहा पर दांव लगाया है। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी के विवेक शेजवलकर ने कांग्रेस के अशोक सिंह को 1,47,000 वोटों से हराया था। 2014 में नरेंद्र सिंह तोमर और माधवराव सिंधिया के निधन के बाद 2007 और 2009 में यशोधरा राजे सिंधिया ने जीत हासिल की। ग्वालियर में लोकसभा के 19 चुनावों में 8 बार कांग्रेस, 5 बार बीजेपी और 2 बार हिंदू महासभा को जीत मिली। इस सामान्य वर्ग की सीट पर करीब 20 लाख वोटर हैं।
ग्वालियर में 19.59% एससी और 5.5% लोग एसटी वर्ग के हैं। ग्वालियर लोकसभा अपनी अनिश्चित राजनीतिक हवाओं के लिए भी मशहूर है। इस सीट के चुनावी मुद्दों की बात करें तो बीजेपी केंद्र की योजनाओं और सौगातों के दम पर जनता के बीच है, तो वहीं कांग्रेस पानी, रोपवे, इंडस्ट्री, साडा और जेसी मिल के मुद्दे उछालकर ताल ठोक रही है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो ग्वालियर के बाद अब बात भिंड की कहां है और किसके बीच मुकाबला है, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझें। भिंड की कहां है? मध्य प्रदेश में चुनावी हिंसा के लिए जो इलाका सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है वो है भिंड। प्रदेश के उत्तरी हिस्से में चंबल इलाके में है भिंड दतिया लोकसभा सीट, जिसके अंतर्गत 8 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 4 कांग्रेस और 4 बीजेपी के पास हैं। इस बार बीजेपी से वर्तमान सांसद संध्या राय और कांग्रेस से फूल सिंह बरैया के बीच मुकाबला है। साल 2019 में बीजेपी की संध्या राय ने कांग्रेस के देवाशीष जरारिया को करीब 2 लाख वोटों से हराया था। सीट पर बीते 35 साल से बीजेपी का कब्जा है। यहाँ कांग्रेस सिर्फ 3 बार ही जीती है, जबकि 11 बार बीजेपी विजयी रही। इसीलिए कांग्रेस ने इस बार दलित चेहरे फूल सिंह बरैया पर दांव लगाया है, जो भांडेर सीट से विधायक हैं। सीट पर करीब 17 लाख वोटर हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 3.5 लाख वोटर दलित हैं। करीब 3 लाख क्षत्रिय और ब्राह्मण वोट बैंक है, जबकि आदिवासी और अल्पसंख्यक वोटर करीब 4.5 लाख है। यूपी-एमपी बॉर्डर पर मौजूद इस सीट पर पड़ोसी राज्य की राजनीति का मिला-जुला असर भी दिखता है। इस सीट पर चुनावी मुद्दों की बात करें तो बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार कर रही है, तो कांग्रेस ने बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा बनाया है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। और अब बात बागियों की धरती कही जाने वाली मुरैना लोकसभा सीट की। इस सीट से उम्मीदवार, सियासी समीकरण, राजनीतिक इतिहास क्या है, देखिए। बागी, बीहड़ और चंबल से अलग पहचान रखने वाली मुरैना लोकसभा सीट मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। मुरैना लोकसभा सीट में मुरैना और श्योपुर जिला आता है। इस लोकसभा सीट में 8 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें श्योपुर जिले की श्योपुर विजयपुर और मुरैना जिले की सबलगढ़, जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी, अंबाह विधानसभाएं शामिल हैं। 2024 में बीजेपी ने पूर्व विधायक शिवमंगल सिंह तोमर को चुनाव मैदान में उतारा है। इस सीट पर 1996 से लेकर 2019 तक बीजेपी लगातार जीत दर्ज कर रही है। 2019 में बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के रामनिवास रावत को 1,13,000 वोटों से करारी शिकस्त दी थी। करीब 5 लाख सबड़ वोटर यहाँ निर्णायक भूमिका निभाते हैं। एक दौर था जब क्षेत्र बागियों की बंदूकों से कांपता था, जिससे चुनाव भी प्रभावित होते थे। लेकिन बीते 1.5 दशक से चंबल के बीहड़ों और चुनावों में दस्युओं का कोई खौफ नहीं है। चुनावी मुद्दों की बात करें तो मुरैना सीट में भाजपा केंद्र की योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रही है, तो कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को अपने चुनावी एजेंडे में रखा है। साउथ छत्तीसगढ़ की सीटों का समीकरण आपको बताते हैं। सबसे पहले लिए चलते हैं आपको बस्तर। तो बस्तर लोकसभा सीट को लेकर के कांग्रेस बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी, लेकिन वहां का सियासी समीकरण क्या है, 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट आदिवासी बाहुल्य आरक्षित सीट है। 1999 से लेकर साल 2019 के लोकसभा चुनाव तक इस सीट पर बीजेपी का ही दबदबा रहा, लेकिन साल 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बैज ने बस्तर लोकसभा चुनाव में 39,000 मतों के अंतर से इस सीट पर चुनाव जीता था। इस सीट में 6 जिले जगदलपुर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा शामिल है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के चलते यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, बदहाल सड़कें और पलायन अहम मुद्दा है। आजादी के 75 साल बाद भी यहाँ के ग्रामीण सड़क, बिजली, पानी जैसी जरूरी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। कांग्रेस के दीपक बैज ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 38,982 मतों के अंतर से बीजेपी के बैदुराम कश्यप को चुनाव हराया था। बस्तर संसदीय क्षेत्र में कुल मतदाता 13,31,127 हैं। इनमें महिला मतदाता 7,12,261 हैं और पुरुष मतदाता 6,59,824 हैं। वहीं थर्ड जेंडर 48 मतदाता है। यहाँ की 60% आबादी आदिवासी है, जबकि 20% लोग ओबीसी और सामान्य वर्ग से आते हैं। बीजेपी ने इस सीट से महेश कश्यप को टिकट दिया है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। और बस्तर की ही बगल की सीट कांकेर आपको लिए चलते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और जगदलपुर के बीच ये पड़ता है। इस लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें और क्या समीकरण कहते हैं सियासी, इसके देखें रिपोर्ट में।
कांकेर जिला रायपुर से सिर्फ 140 किलोमीटर दूर है। हाल के वर्षों में ये जिला नक्सली हिंसा से प्रभावित रहा है। ये पहले बस्तर जिले का था, लेकिन 1998 में कांकेर को एक जिले के तौर पर पहचान मिली थी। साल 1996 तक ज्यादातर कांग्रेस ने यहां से निर्विरोध जीत हासिल की थी, लेकिन 1998 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा था। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर रहती है। कांकेर लोकसभा सीट में कुल वोटरों की संख्या 14,47,774 है। यहाँ पर पुरुष मतदाताओं की संख्या 7,22,339 है और महिला वोटरों की संख्या 7,25,435 है। पिछले लोकसभा चुनाव में 10,16,943 वोटरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। 2019 में कांकेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने बीरेश ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी ने मोहन मंडावी को प्रत्याशी बनाया था। मोहन मंडावी ने जीत दर्ज करते हुए 5 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी ने भोजराज नाग को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा होना अभी बाकी है। छत्तीसगढ़ से आपको एक बार फिर से इंदौर लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश का एक शहर लिए चलते हैं। अपने स्वच्छता के लिए मशहूर है, लेकिन सियासी समीकरण क्या कहता है, देखें इस रिपोर्ट के जरिए। इंदौर लोकसभा सीट मध्य प्रदेश के मालवा में है। इंदौर को 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। वहीं इंदौर अब चुनाव के लिए भी तैयार है। इस लोकसभा सीट में पूरा इंदौर जिला और 8 विधानसभा शामिल है। भाजपा ने यहां से मौजूदा सांसद शंकर लालवानी को फिर से मौका दिया है। पिछले चुनाव में कांग्रेस के पंकज संघवी को 5,20,000 वोट से हराया था। 1989 से इस सीट पर भाजपा का कब्जा है। लालवानी से पहले इस सीट पर 1989 से लगातार रिकॉर्ड 8 बार भाजपा की सुमित्रा महाजन का कब्जा था। वहीं कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन बदनावर से कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत का नाम सबसे आगे चल रहा है। भाजपा में भंवर सिंह की गहरी पैठ है। 2018 में भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे। चुनाव में लड़ने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भंवर सिंह को मना रहे हैं। भाजपा मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस ने बेरोजगारी और किसानों को चुनावी मुद्दा बनाया है। इलेक्शन डेस्क IBC 24। और अब आपको लिए चलते हैं मां तुलजा भवानी की नगरी देवास। यहाँ की राजनीति बेहद दिलचस्प है। सियासी समीकरण क्या कह रहा है, देखिए। मां तुलजा और चामुंडा भवानी की नगरी देवास उज्जैन संभाग की बेहद महत्वपूर्ण सीट है। देवास साजापुर। यहाँ इस बार कांग्रेस के राजेंद्र मालवीय और बीजेपी से सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के बीच टक्कर है। हालांकि देवास जिले से लंबे समय से कांग्रेस का झंडा बुलंद कर रहे सज्जन सिंह वर्मा भी लोकसभा टिकट की दौड़ में शामिल बताए जा रहे थे। देवास जिले के अलावा सीहोर, शाजापुर और आगर मालवा जिले के हिस्से आते हैं और आष्टा, आगर मालवा, शाजापुर, सुजालपुर, कालापीपल, सोनकच्छ, देवास और हाट पिपलिया समेत 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। देवास की राजनीति इंदौर शहर की राजनीति से काफी प्रभावित रहती है। साल 2014 और 2019 में यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार ने ही जीत हासिल की। इस सीट पर बलाई वोटर्स बड़ी संख्या में हैं। इनकी संख्या 3 लाख से ज्यादा है। दोनों ही प्रत्याशी बलाई समाज से आते हैं। पिछली बार कांग्रेस ने भजन गायक प्रहलाद टिपानिया को टिकट दिया था, जो करीब 4,30,000 वोटों के अंतर से हारे थे। देवास में कुल मतदाताओं की संख्या 13,98,000 है, जो प्रत्याशी की किस्मत का फैसला करेंगे। भगवान पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर की लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी और कांग्रेस की पैनी नजर है। क्या वहां पर सियासी स्थिति है, देखें इस रिपोर्ट के जरिए। मंदसौर संसदीय क्षेत्र भाजपा का मजबूत गढ़ रहा है। जब से मंदसौर संसदीय क्षेत्र अस्तित्व में आया, तब से कांग्रेस को सिर्फ 4 बार जीत मिली। मंदसौर संसदीय क्षेत्र से भाजपा के डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे 8 बार सांसद रहे। 2009 में जब कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उतारा, तब पांडे का विजयी रथ रुक गया। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर का जादू चला और भाजपा के सुधीर गुप्ता इस सीट को दोबारा कांग्रेस से छीनने में कामयाब रहे थे। दोनों बार उनकी जीत का अंतर 3 लाख वोट से अधिक का रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने लगातार तीसरी बार सांसद सुधीर गुप्ता पर ही भरोसा जताया है। उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया है। कांग्रेस ने अब तक अपने उम्मीदवार को लेकर कोई संकेत नहीं दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस बार युवा चेहरे को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इलेक्शन डेस्क IBC 24।
रतलाम की साड़ियां जितनी मशहूर है उतनी ही मशहूर है रतलाम की राजनीति। सियासी स्थिति क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट मध्य प्रदेश के मालवा में है। साड़ियों के लिए रतलाम काफी प्रसिद्ध है। इस लोकसभा सीट में 3 विधानसभाएं रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण और सैलाना आती है। आदिवासी बहुल इलाके की ये सीट आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। भाजपा ने मौजूदा सांसद गुमान से डामोर की टिकट काटकर वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन में वन एवं पर्यावरण मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी अनीता चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया है। अनीता चौहान 2 बार से जिला पंचायत अध्यक्ष है। वहीं कांग्रेस ने फिलहाल अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। सस्पेंस जारी है। कांतिलाल भूरिया को वापस टिकट मिल सकती है। कांतिलाल भूरिया पिछला चुनाव 90,000 वोटों से हारे थे। वहीं सैलाना से कांग्रेस की पूर्व विधायक हर्ष विजय गहलोत भी आगे चल रहे हैं। भाजपा मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस ने आदिवासियों का शोषण, गरीबी, पिछड़ापन को चुनावी मुद्दा बनाया है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। खंडवा लोकसभा सीट जो कभी बीजेपी नेता नंद कुमार चौहान का गढ़ हुआ करती थी, वो सीट जहां बीजेपी पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे चुनाव लड़ चुके हैं, उस सीट का सियासी हाल क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार तय कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए यहां से भाजपा ने बुरहानपुर को प्रतिनिधित्व देते हुए एक बार फिर ज्ञानेश्वर पाटिल पर भरोसा जताया है। मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट पर भाजपा का दबदबा रहा है। लंबे अरसे से भाजपा का गढ़ खंडवा संसदीय सीट पर पाटिल दूसरी बार किस्मत आजमाएंगे। खंडवा लोकसभा सीट से भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद कुमार सिंह चौहान 6 बार सांसद रह चुके हैं। नंद कुमार सिंह चौहान के निधन से रिक्त हुई सीट पर पाटिल साल 2021 में उपचुनाव जीते थे। मध्य प्रदेश भाजपा के पितृ पुरुष माने जाने वाले कुशाभाऊ ठाकरे भी खंडवा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। खंडवा संसदीय सीट में 8 विधानसभा सीट आती है और दिसंबर में आए चुनाव नतीजों में भाजपा ने 8 में से 7 पर जीत हासिल की थी। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो आदिवासी किसके साथ जाएंगे? पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों दल ने आदिवासियों को साधने की हर संभव कोशिश की और इस बार खरगोन की सीट पर ऐसा ही मुकाबला देखने को मिलेगा। देखिए सियासी समीकरण। आदिवासी बाहुल्य खरगोन लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने खरगोन के मौजूदा सांसद गजेंद्र पटेल को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने टैक्स विभाग से VRS लेकर राजनीति में एंट्री लेने वाले पोरलाल खड़ते को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो आदिवासी समाज के लिए जल, जंगल व जमीन के साथ संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई को लेकर लंबे समय से सक्रिय हैं। मुकाबले की तस्वीर साफ है और मुद्दे भी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल आदिवासी मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश में जुटे हैं। एक तरफ 2023 के विधानसभा चुनाव में खरगोन संसदीय क्षेत्र की 8 में से 5 सीटों पर बढ़त बनाने से कांग्रेस उत्साहित है, जबकि भारतीय जनता पार्टी राम लहर में अपने पिछले मार्जिन से ज्यादा वोट पाने का दावा कर रही है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। राजा भोज की नगरी धार में इस बार लोकसभा चुनाव की लड़ाई बेहद दिलचस्प है। उम्मीदवार किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आप देखें। धार लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव साल 2024 के लिए धार से सावित्री ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने धार सीट से राधेश्याम मोवेल को टिकट दिया है, जिन्हें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का करीबी बताया जाता है। बीजेपी की बात करें तो धार के मौजूदा सांसद छतर सिंह दरबार का टिकट काटकर सावित्री ठाकुर को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि धार के युवक कांग्रेस से लेकर अन्य स्तर पर सक्रिय रहे कांग्रेस नेता राधेश्याम मोवेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। वो वर्तमान में मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। धार लोकसभा में आने वाली 8 विधानसभा सीटों पर फिलहाल कांग्रेस के पास 5 सीट है, जबकि 3 पर भाजपा उम्मीदवारों ने चुनाव जीते हैं। धार लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ गदवानी, सरदारपुर, मनावर, धर्मपुरी, कुक्षी, धार, बदनावर और महू विधानसभा सीटें आती हैं। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। विद्याचरण शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल और अजीत जोगी जैसे दिग्गजों की रणभूमि रही महासमुंद का सियासी समीकरण क्या कह रहा है और इस बार का भी लोकसभा चुनाव यहां पर बेहद रोचक होने वाला है। देखिए। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी के तट पर महासमुंद लोकसभा क्षेत्र फैला हुआ है।
ये जिला छत्तीसगढ़ की राजनीति का बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ से विद्याचरण शुक्ल रिकॉर्ड 7 बार सांसद चुने गए हैं। श्यामा चरण शुक्ल और अजीत जोगी जैसे धुरंधरों की रणभूमि रही महासमुंद लोकसभा फिलहाल बीजेपी के कब्जे में है। साहू बाहुल्य इस सीट पर 1999 के बाद पहली बार बीजेपी ने गैर साहू प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने रूप कुमारी चौधरी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने साहू कार्ड खेलते हुए पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट के अंतर्गत आने वाले 8 विधानसभा सीटों में 4 कांग्रेस और 4 बीजेपी के पास है। इस सीट के अस्तित्व में आने के बाद ये कुछ सालों तक कांग्रेस की परंपरागत सीट बनी रही। 1952 से 1971 तक यहाँ से कांग्रेस ने जीत दर्ज की। इसके बाद जनता पार्टी जनता दल के उम्मीदवार सांसद बने। 2014 में बीजेपी के चंदूलाल साहू ने कांग्रेस के अजीत जोगी को मामूली अंतर से हराया था, जबकि 2019 में बीजेपी के चुन्नीलाल साहू ने कांग्रेस के धीरेन्द्र साहू को 90,000 वोटों से हराया था। महासमुंद से सरायपाली होते हुए बरगढ़ तक रेल मार्ग की वर्षों पुरानी मांग यहां अब तक अधूरी पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। इधर छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा लोकसभा सीट पर इस बार पूर्व मंत्री शिव डहरिया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जबकि बीजेपी ने कमलेश जांगड़े को अपना प्रत्याशी बनाया है। एक रिपोर्ट देखें। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ की काफी अहम लोकसभा सीट है। इस क्षेत्र को बसपा का कोर इलाका कहा जाता है। हालांकि 2004 से इस सीट पर बीजेपी के सांसद चुने जा रहे हैं। जांजगीर लोकसभा सीट के अस्तित्व में आने के बाद 1957 में पहली बार चुनाव हुआ और कांग्रेस के अमर सिंह सहगल चुनाव जीते। 1974 तक ये सीट कांग्रेस के कब्जे में ही रही। 1977 में मदन लाल शुक्ला जनता पार्टी से सांसद बने। 1984 में ये सीट कांशीराम की लोकसभा सीट रह चुकी है। 2009 और 2014 में बीजेपी की कमला देवी पाटले यहाँ से सांसद रही हैं। 2019 में बीजेपी के गुहाराम अजगले ने भगवा फहराया था। जांजगीर छत्तीसगढ़ की इकलौती ऐसी लोकसभा सीट है जहां की सभी 8 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास है। जांजगीर चांपा, सत्ती, बलौदाबाजार और सारंगढ़ जिले तक इस लोकसभा का क्षेत्र फैला हुआ है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बसपा को यहां तगड़ा झटका तब लगा जब एक भी सीट हाथी के हाथ नहीं आ सकी। इस बार बीजेपी ने नए चेहरे कमलेश जांगड़े और कांग्रेस ने पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को मैदान में उतारा है। पलायन और कई प्लांट होने के बाद भी बेरोजगारी बड़ा चुनावी मुद्दा है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। आदिवासी बाहुल्य बैतूल लोकसभा सीट पिछले 28 साल से भाजपा के कब्जे में है, लेकिन क्या इस बार कांग्रेस सेंध मार पाएगी बीजेपी के गढ़ में? देखिए सियासी समीकरण। इस बार बैतूल सीट पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी से दुर्गादास उइके और कांग्रेस से रामू टेकाम आमने सामने होंगे। दरअसल सूर्यपुत्री मां ताप्ती की उद्गम स्थली और सतपुड़ा की पर्वतमालाओं से घिरे बैतूल संसदीय क्षेत्र में आदिवासी वर्ग के मतदाताओं का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। वे पिछले करीब 3 दशक यानी कि लगभग 28 साल से भाजपा के साथ खड़े हैं। 8 विधानसभा क्षेत्र वाले बैतूल संसदीय क्षेत्र में बैतूल, मुल्ताई, आमला, भैंसदेही, घोड़ा डूंगरी, हरदा, टिमरनी और हरसूद शामिल है, जिसमें 4 विधानसभा क्षेत्र ST वर्ग के लिए आरक्षित है। बैतूल लोकसभा सीट महाराष्ट्र की सीमा से सटी हुई है। 1952 से लेकर 1996 तक कांग्रेस ने बैतूल सीट से स्थानीय निवासी को टिकट नहीं दिया। छिंदवाड़ा, नागपुर और भोपाल में रहने वाले कांग्रेस नेताओं को टिकट दिया गया। साल 1952, 1957 और 1962 में कांग्रेस के नागपुर निवासी भीखूलाल चांडक सांसद चुने गए। साल 1967 और 1971 में नागपुर के कर सलाहकार रहे NKP साल्वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। साल 1980 में भोपाल के गुफराने आजम को बैतूल सीट से जीत मिली। कभी बैतूल को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन साल 1996 में भाजपा ने जब स्थानीय उम्मीदवार को मैदान में उतारा तो जनता ने उसे विजयी बना दिया और इसके बाद से क्षेत्र में लगातार भाजपा का ही परचम लहरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। अब आइए आपको लिए चलते हैं दिग्विजय सिंह के गढ़ राजगढ़। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये भी MP की एक हॉट सीट है। देखें यहाँ का सियासी समीकरण। राजगढ़ मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। इस लोकसभा क्षेत्र में गुना और शाजापुर जिलों का कुछ हिस्सा भी शामिल है। इस सीट से भाजपा ने तीसरी बार सांसद रोडमल नागर को उतारा है। वहीं दिग्विजय सिंह का गढ़ कहलाने वाले राजगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए पूर्व CM दिग्विजय सिंह इंकार कर चुके हैं। ऐसे में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रियव्रत सिंह को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। राजगढ़ में कुल 3 जिलों की 8 विधानसभाएं शामिल है। राजगढ़, नरसिंहगढ़, ब्यावरा, खिलचीपुर, सारंगपुर, चाचौड़ा, राघवगढ़ और सुसनेर इसमें शामिल है।
राजगढ़ लोकसभा सीट में शामिल 8 विधानसभाओं में से 6 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। यहाँ कुल 16,94,329 मतदाता हैं, जिनमें 8,13,000 से भी ज्यादा महिला मतदाता हैं, तो वहीं 8,81,000 से भी ज्यादा पुरुष मतदाता हैं। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मोना सुस्तानी को रोडमल नागर से लगभग 4 लाख से भी ज्यादा मतों से हार का सामना करना पड़ा था। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार मतदाता किसका साथ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। भाजपा ने तो यहां अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सस्पेंस बरकरार है। 1 मिनट में देखिए भोपाल लोकसभा सीट का पूरा सियासी समीकरण। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट भोपाल। इस लोकसभा सीट पर करीब 3 दशक से बीजेपी का दबदबा है। कांग्रेस ने बीजेपी उम्मीदवारों को हराने के लिए कई बड़े दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन उन्हें हर बार शिकस्त मिली। भोपाल लोकसभा सीट के तहत 8 विधानसभा है। बैरसिया, भोपाल उत्तर, नरेला, भोपाल दक्षिण पश्चिम, भोपाल मध्य, गोविंदपुरा, हुजूर और सीहोर। इस बार भोपाल सीट से बीजेपी ने पूर्व महापौर आलोक शर्मा को उतारा है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इस लोकसभा सीट पर 19 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। इनमें से 10 लाख से ज्यादा पुरुष और 9 लाख से ज्यादा महिला वोटर्स हैं। साल 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को यहां से उतारा था। हालांकि नतीजों में साध्वी प्रज्ञा ने दिग्विजय सिंह को 3 लाख से ज्यादा वोटों से मात दी थी। भोपाल लोकसभा सीट पर साल 1989 के बाद से बीजेपी का दबदबा है। 1984 से पहले ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन गैस त्रासदी के बाद से कांग्रेस इस सीट पर नहीं जीत पाई है। चलिए आपको अब लिए चलते हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से बीजेपी के मौजूदा सांसद अनिल फिरोजिया को एक बार फिर से टिकट मिला है, जबकि कांग्रेस ने अब तक अपने प्रत्याशी का ऐलान किया नहीं है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। उज्जैन में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। भाजपा ने एक बार फिर अनिल फिरोजिया पर भरोसा जताया है। पिछली बार अनिल फिरोजिया ने कांग्रेस के प्रत्याशी बाबूलाल मालवी को 3,50,000 वोटों से हराया था, जिसको देखते हुए एक बार फिर अनिल चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया। वहीं उज्जैन जिले के तराना से विधायक महेश परमार को टिकट मिलने की चर्चा है। विधानसभा चुनाव में महेश परमार अनिल फिरोजिया को हरा चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उनके नाम पर मोहर भी लगा दी है। केवल औपचारिक ऐलान होना बाकी है। उज्जैन में भाजपा धार्मिक विकास और मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं कांग्रेस महाकाल लोक में हुए कथित भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जनता का मूड बदलने का प्रयास कर रही है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो उज्जैन का सियासी समीकरण आपने समझ लिया। उज्जैन में बाबा महाकाल का आशीर्वाद किसे मिलता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। सियासी समीकरण समझते हैं। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है। जहाँ जहाँ राहुल गांधी गए वहाँ पीछे पीछे लोग कांग्रेस छोड़ते हुए जा रहे हैं, और अभी 50,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस के अलग अलग स्थान पर कांग्रेस छोड़ने को तैयार है। और मुश्किल से अब हमारा 13 मई लास्ट चुनाव चरण है और आज लगभग 16 मार्च हो गया है। आप बताइए, 60 दिन भी हमारे पूरे नहीं बचेंगे, लेकिन इतने कम समय में पूरा चुनाव होगा तो कांग्रेस अपने कैंडिडेट नहीं घोषित कर पा रही, कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे, कांग्रेस की कोई तैयारी चुनाव को लेकर नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तो उनके प्रति सद्भावना दिखाता हूं कि वो अपनी तैयारी करें। अभी तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे और जीत का दावा भी वो कर रहे हैं। देश का दिल मध्य प्रदेश है तो MP का दिल जबलपुर है। मां कौशल की एक दौर में राजनीति की धुरी रहा करती थी। क्या है वहां का सियासी समीकरण, देखें इस रिपोर्ट के जरिए। जबलपुर संसदीय सीट बीजेपी का गढ़ रहा है। इस सीट पर 1952 से अब तक 19 बार चुनाव हुए। बीते 27 सालों का चुनावी इतिहास देखें तो यहाँ बीजेपी लगातार जीतती रही। आजादी के बाद जबलपुर जिले में 2 संसदीय सीटें थीं, जबलपुर उत्तर और जबलपुर मंडला। फिर 1957 में जबलपुर लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। यहाँ से 4 बार सेठ गोविंद राम चुने गए। फिर राकेश सिंह और बाबूराव परांजपे भी इस संसदीय सीट से 4 बार सांसद चुने गए। इनमें सबसे लंबे वक्त तक सांसद रहने का रिकॉर्ड राकेश सिंह के नाम है। बीते 2019 के लोकसभा चुनाव में राकेश सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी विवेक तन्खा को करीब 4.5 लाख मतों से पराजित कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी।
जबलपुर संसदीय क्षेत्र की कुल जनसंख्या लगभग 25,41,797 है। 2024 में हालात कुछ अलग हैं। लगातार 4 बार के सांसद राकेश सिंह अब विधायक बनकर राज्य कैबिनेट में हैं। बीजेपी ने यहां से इस बार कुशल संगठनकर्ता आशीष दुबे को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा का इंतजार है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। और अब आपको लिए चलते हैं बालाघाट का सियासी समीकरण क्या कह रहा है, देखिए 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के महाकौशल संभाग की एक और महत्वपूर्ण सीट बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में बालाघाट और सिवनी जिले की 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं, जिनमें बेहर और बरघाट ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं। वहीं लांजी, परसवाड़ा, बालाघाट, वारासिवनी, कटंगी और सिवनी विधानसभा अनारक्षित हैं। वर्तमान में 8 विधानसभा में से 4 पर कांग्रेस और 4 पर ही भाजपा काबिज है। बालाघाट लोकसभा में कुल 17,80,000 वोटर्स हैं, जिनमें से 55% आबादी ST/SC वर्ग से है, 22% OBC और करीब 8% अल्पसंख्यक वोटर्स हैं। खास बात यह है कि इस सीट पर 1998 से ही भाजपा का कब्जा है। कांग्रेस 1996 में आखिरी बार इस सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। भाजपा ने इस बार यहां से वर्तमान सांसद ढाल सिंह बिसेन का टिकट काटकर महिला कैंडिडेट भारती पारधी को मैदान में उतारा है। इस सीट से प्रहलाद पटेल और गौरीशंकर बिसेन जैसे दिग्गज भाजपा नेता सांसद रह चुके हैं। और अब बात करेंगे होशंगाबाद लोकसभा सीट की। क्या कहते हैं वहां के सियासी समीकरण, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव में होशंगाबाद सीट से दर्शन सिंह चौधरी को मैदान में उतारा है। दरअसल नर्मदा के तट पर बसी धार्मिक नगरी होशंगाबाद को मंदिरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। होशंगाबाद में सेठानी घाट सहित हर 20 कदम की दूरी पर मंदिर है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर होशंगाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 8 विधानसभाएं आती हैं, जिनमें नरसिंहपुर, तेंदुखेड़ा, गाडरवारा, सिवनी, मालवा, नर्मदापुरम, सुहागपुर, पिपरिया और उदयपुरा शामिल हैं। इन सभी 8 विधानसभाओं पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। होशंगाबाद लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर उदय प्रताप सिंह 2009 से लगातार चुने जा रहे हैं। उदय प्रताप पहली बार 2009 में कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुने गए थे, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और फिलहाल वो बीजेपी के टिकट से 2014 और 2019 का चुनाव जीत चुके हैं। होशंगाबाद सीट पर भाजपा ने खासे विरोध के बाद भी सांसद राव उदय प्रताप सिंह को ही दोबारा मौका दिया। यहाँ उनका मुकाबला कांग्रेस के शैलेंद्र दीवान से हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उदय प्रताप सिंह ने कांग्रेस के देवेंद्र पटेल को हराया था। तो देश भर में राम लहर और मोदी के असर के बीच चुनाव हो रहे हैं और इसी बीच आपको सीधी लोकसभा सीट लिए चलते हैं और एक रिपोर्ट के जरिए बताएंगे कि वहां का सियासी हाल आखिर है क्या। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है सीधी। प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तौर पर समृद्ध सीधी देश का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। सीधी लोकसभा सीट 1952 से अस्तित्व में आई। 3 जिलों और 8 विधानसभा सीटों को मिलाकर बनी है सीधी। फिलहाल 8 में केवल चुरट सीट कांग्रेस के पास है, बाकी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। सीधी संसदीय सीट लंबे वक्त तक कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। बीच बीच में कुछ अन्य दलों को मौका मिला। एक बार राजघराने के सदस्य ने भी चुनाव लड़ा और जीता, लेकिन 1998 से लगातार 2019 तक सीट पर बीजेपी काबिज है। बीते 2019 के चुनाव में बीजेपी की रीति पाठक ने कांग्रेसी दिग्गज अजय सिंह राहुल भैया को करीब 2,86,000 वोटों से मात दी। इस बार 24 के चुनाव में बीजेपी के डॉक्टर राजेश मिश्रा और कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल आमने सामने हैं। बड़ा और सीधा सवाल, क्या सीधी में बीजेपी जीत का चौका लगा पाएगी? और अब देखिए आदिवासी बाहुल्य सीट शहडोल के हाल। देश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से पहचाने जाने वाले शहडोल लोकसभा क्षेत्र को कुदरत ने काफी कुछ दिया है। यहाँ सोन और जोहिला नदी का संगम है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, हिंदुओं और जैनियों के प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। सियासी तौर पर 55% आदिवासी वर्ग के दबदबे वाली आरक्षित सीट पर बीते 10 सालों से बीजेपी काबिज है। शहडोल लोकसभा सीट को 4 जिलों को मिलाकर बनाया गया। अनूपपुर, उमरिया, शहडोल और विदिशा संसदीय क्षेत्र में कुल 8 विधानसभाएं हैं। फिलहाल सिर्फ एक विधानसभा सीट पर ही बीजेपी का कब्जा है। 1996 से अब तक एक बार छोड़ दें तो 2019 तक बीजेपी लगातार जीतती आई। 2019 के चुनाव में बीजेपी की हिमाद्री सिंह ने कांग्रेस की प्रमिला पटेल को लगभग 4 लाख वोटों के अंतर से मात दी। यहाँ से बीजेपी ने एक बार फिर हिमाद्री सिंह को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो शहडोल के बाद आपको बताते हैं दमोह लोकसभा सीट की सियासी समीकरण।
दमोह लोकसभा क्षेत्र 3 जिले में फैला है। इनमें दमोह जिले की 4 विधानसभा सीटें, दमोह, हटा, पथरिया, जवेरा, सागर जिले की 3 विधानसभा सीटें, रहली, देवरी, बंडा और छतरपुर जिले की बड़ा मलहारा विधानसभा सीट शामिल है। इन 8 में से 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है। साथ ही जबेरा से विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी और पथरिया से विधायक लखन पटेल डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में कांग्रेस की राह आसान नहीं दिखती। हालांकि बुंदेलखंड अंचल की सीट को कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन साल 1989 के बाद से वोटर लगातार भाजपा पर भरोसा जता रहे हैं और 35 साल से जीत भाजपा के खाते में दर्ज हो रही है। दमोह लोकसभा सीट में लोधी वोटर सबसे ज्यादा हैं, लिहाजा भाजपा ने इस बार राहुल लोधी पर भरोसा जताते हुए उन्हें लोकसभा का टिकट दिया है। दमोह लोकसभा क्षेत्र में कुल 19,09,886 वोटर्स हैं। इनमें 10,09,62 पुरुष और 9,08,902 महिला वोटर्स हैं। इस सीट पर 32 थर्ड जेंडर वोटर भी हैं। चुनाव में धर्मांतरण, अवैध खनन, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दे हावी रह सकते हैं। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। और अब आपको लिए चलते हैं सतना का सियासी समीकरण दिखाते हैं। सतना लोकसभा सीट मध्य प्रदेश के विंध्य में है। मैहर और चित्रकूट जैसे धार्मिक मान्यताओं वाले इस क्षेत्र की राजनीति भी जबरदस्त रही है। इस लोकसभा सीट में 2 जिले और 7 विधानसभा सीटें समाहित हैं। भाजपा ने यहां से मौजूदा सांसद गणेश सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को लोकसभा के मैदान में उतारा है। ऐसे में सतना का मुकाबला वर्तमान सांसद और वर्तमान विधायक के बीच है। पिछले चुनाव में गणेश सिंह ने भाजपा के राजाराम त्रिपाठी को 2,31,000 वोटों से हराया था। गणेश सिंह लगातार 4 बार सांसद का चुनाव जीत चुके हैं। वहीं भाजपा यहां लगातार 6 बार कमल खिला चुकी है। हालांकि ये भी गौर करने वाली बात है कि 1996 में यहां से 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को एक साथ हार का सामना करना पड़ा था। तब बसपा के सुखलाल कुशवाहा ने अर्जुन सिंह और वीरेंद्र सकलेचा को मात दी थी। सतना लोकसभा क्षेत्र में ब्राह्मण और पटेल मतदाताओं की भूमिका निर्णायक रहती है। भाजपा इस बार हिंदुत्व और विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है, तो कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी को चुनावी मुद्दा बनाया है। विंध्य संभाग के रीवा आपको लिए चलते हैं और वहां बताएंगे आपको कि वहां का सियासी समीकरण आखिर है क्या। और इससे पहले आपको सागर लोकसभा सीट का सियासी हाल बताते हैं। सागर लोकसभा सीट मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सबसे अहम और बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित सीटों में से एक है। इसके पीछे की वजह है 1996 के बाद से यहाँ किसी और पार्टी की कभी दाल नहीं गली। सागर लोकसभा सीट में साल 1951-52 से लेकर 2019 तक 17 चुनाव हो चुके हैं। साल 1996 से ये क्षेत्र भाजपा के ही पास है। वहीं 2019 के चुनाव की बात की जाए तो यहाँ से बीजेपी ने राज बहादुर सिंह को मैदान में उतारा, जिन्होंने कांग्रेस के प्रभु सिंह ठाकुर को मात दी। सागर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें सागर जिले की सागर, बीना, खुरई, सुर्खी और नरायवाली है। विदिशा जिले की कुरवाई, शमशाबाद और सिरोज भी शामिल है। यहाँ के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ ठाकुर और जैन समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है। इसके अलावा यादव, मुस्लिम और ओबीसी का वोट भी यहाँ निर्णायक माना जाता है। बीजेपी कांग्रेस के अलावा बीएसपी का भी इस सीट पर अच्छा खासा वर्चस्व है। यहाँ करीब 15,83,129 मतदाता प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे। मतदाताओं के सामने रोजगार, पानी और पलायन जैसे मुद्दे सबसे अहम भी होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। विंध्य संभाग के रीवा का सियासी समीकरण क्या है, आइए देखते हैं। अकबर के नौरत्नों में शामिल तानसेन और बीरबल की जन्मभूमि रीवा सफेद शेरों के लिए मशहूर है। रीवा और मऊगंज 2 जिलों के 8 विधानसभा सीटों तक फैली रीवा संसदीय सीट से भाजपा ने मौजूदा सांसद जनार्दन मिश्रा को तीसरी बार मैदान में उतारा है। यहाँ की 8 में से 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है और इसी क्षेत्र से राजेंद्र शुक्ला प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। रीवा लोकसभा क्षेत्र कभी कांग्रेस का मजबूत गढ़ हुआ करता था। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी लगातार कई सालों तक यहां से चुने जाते रहे और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह का भी रीवा की सियासत में दबदबा था। लेकिन पहले अर्जुन सिंह और फिर श्रीनिवास तिवारी के निधन के बाद अब कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में रीवा की रेस बीते 15 सालों से भाजपा लगातार जीतती आ रही है।
लोकसभा चुनाव 2019 में जनार्दन मिश्रा ने 3,12,860 वोट से रिकॉर्ड जीत हासिल की थी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के पोते और पूर्व विधायक सुंदरलाल तिवारी के बेटे सिद्धार्थ तिवारी को हराया था। इस सीट पर 18 लाख से ज्यादा वोटर हैं, लेकिन प्रत्याशियों की किस्मत ब्राह्मण और ओबीसी वोटर्स के हाथों में होती है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो 40 का रन, 40 सीटों का विश्लेषण आपको हमने दिखाया है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। मुझे और अविनाश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।